लेकिन जिस तरीके से लगातार रालोद को समर्थन मिलता नजर आ रहा, देखिए खास तौर पर जब यहाँ किसान आंदोलन हुआ था और 11 दिसंबर को केंद्र सरकार की ओर से ऐलान किया गया था 11 दिसंबर 2021 को कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाते हैं। मुख्य कारण माना गया था कि आगामी जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे उन 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश भी था और सूबे में उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार को बचाना सबसे बड़ा लक्ष्य बीजेपी उस वक्त लेकर के चल रही थी। इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा लीजिए कि 27 जनवरी 2022 को मतदान जब यूपी में होना था उससे ठीक पहले दिल्ली में अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के जाट नेताओं की बैठक बुलाई थी और इस बात से आप सीधे और साफ तौर पर समझ सकते हैं कि मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 विधानसभा सीटों पर किस तरीके से यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री कहें या जो केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का उसका फोकस था, यानी कि मुख्य रूप से यूपी चुनाव को फोकस किया गया था। अब उन्हीं यूपी चुनावों में जयंत चौधरी को फायदा मिला और वही बात यहाँ जयंत चौधरी की इस वक्त नजर आती है कि अगर वो यहाँ पर वाकई में किसानों की बातों को आगे ले जाते नजर अब तक आते हैं तो आगे भी शायद एनडीए के साथ सरकार में इस विश्वास के साथ जा रहे हैं कि शायद अगर मैं सरकार में कुछ भूमिका अदा कर पाऊंगा तो शायद उसके जरिए मैं किसानों की कुछ मांगे यहाँ पर कुछ हद तक पूरी करवा पाऊंगा। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख जयंत चौधरी ने एनडीए का दामन थाम लिया, ये कहते हुए कि आपके सामने तो जग जाहिर है, आपको तो सब पता ही है, मेरे पास और विकल्प ही क्या था, मुझे एनडीए में आना ही पड़ा। यानी कि जयंत चौधरी का ये कहना था कि अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को कहीं का नहीं छोड़ा। अखिलेश यादव बसपा और आरएलडी की बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में ये मिलकर पश्चिमी यूपी में चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे, जिसमें से बीएसपी और एसपी को 4-4 सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आई थी। आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी को एक भी सीट नहीं आई थी। इससे पहले भी चुनावी मैदान की बात करें तो जयंत चौधरी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी। इसी वजह से जयंत चौधरी को लगता है कि अखिलेश यादव के साथ रहना कहीं ना कहीं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। इसलिए जयंत चौधरी ने जैसे ही यहाँ पर स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और ये काम केंद्र सरकार द्वारा किया गया, मोदी सरकार द्वारा किया गया, तुरंत ही जयंत चौधरी का बयान सामने आ जाता है कि केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने दिल जीत लिया। और दिल जीतने के बाद यहाँ पर बयान सामने आते हैं कि वो बिल्कुल ही एनडीए के साथ जाना चाहते हैं और एनडीए के साथ जुड़ गए हैं। अब जयंत चौधरी जो उस वक्त कहते थे कि कोई चवन्नी हूँ जो बिक जाऊंगा, और वही जयंत चौधरी जो चवन्नी की बात करते हुए नजर आ रहे थे आज कैसे बिकते हुए दिखाई दिए। और जयंत चौधरी जो उनकी पार्टी का अस्तित्व किसानों के जरिए, जाट समुदाय के जरिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में देखा जाता था, यानी कि देखा जाता था कि जयंत चौधरी की पार्टी से जाट समुदाय अधिकतर जुड़े हुए हैं और आरएलडी को पसंद करने वाले भी जाट समुदाय के हैं, लेकिन जाट समुदाय ही अब नाखुश नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, किसान वर्ग भी नाखुश नजर आ रहा है, क्योंकि किसानों के मसीहा यहाँ पर उनके दादा को कहा जाता था और इस पार्टी का वजूद भी किसानों के जरिए ही था। लेकिन अब जयंत चौधरी घुमा फिरा कर बातचीत करते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि ना वो अपने दादा के कदमों पर चलते हुए नजर आए और ना ही अपने पिता के कदमों पर चलते हुए नजर आए। यहाँ पर दोनों ही बातों को लेकर चले, लेकिन ये जरूर देखा जा रहा है कि जयंत चौधरी फंस जरूर सकते हैं। क्या कुछ यहाँ पर मेरे सहयोगी कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। अब जयंत चौधरी के बयानों पर गौर करने वाली बात होगी, क्योंकि जयंत चौधरी पहले जब अखिलेश यादव के साथ जुड़े हुए थे तो किसानों के मुद्दों के तहत भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आए थे। लेकिन जयंत चौधरी का जिक्र करें तो ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने एनडीए का दामन थामा हो। उनके पिता ने भी यही काम किया था, उनके पिता ने एनडीए का दामन थामा था, हार का सामना कर रहा था, उसके बाद फिर से एनडीए को छोड़ा था। यानी कि अगर ये भी कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी की बात करें, अपने दादा चौधरी चरण सिंह का जिक्र करें तो यहाँ पर वो किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, वो एक राह पर चलते हुए नजर आए थे और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में और देश भर में उनका एक बड़ा नाम भी था, तभी तो पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। तो अब ऐसे में प्रधानमंत्री के तौर पर रह चुके चौधरी चरण सिंह के बाद अब जब उनके यहाँ पर बेटे की बात आती है अजीत चौधरी की, ये कहा जाता है कि वो एक भी पार्टी के साथ टिक कर नहीं रह पाते थे, इसलिए कई बार अपनी ही पारिवारिक सीट से हारते हुए भी नजर आए थे। मुजफ्फरनगर की बात करें, बागपत की बात करें तो हार का सामना
ना सिर्फ अजीत चौधरी को बल्कि जयंत चौधरी को भी करना पड़ा था। अब यही देखने वाली बात होगी कि जयंत चौधरी किस राह पर चलते हुए नजर आएंगे। अक्षय मेरे साथ मौजूद हैं, अक्षय से जानने की कोशिश करेंगे। अक्षय, यहाँ पर तमाम सवाल ये जुड़ते हुए भी नजर आते हैं कि लोकसभा का चुनाव तो है, लेकिन किसानों का मुद्दा भी उठता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच में ये भी कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी किस राह पर चलेंगे, किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह की राह पर चलते हुए नजर आएंगे या अपने पिता की राह पर चलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने भी कई बार दल बदला लेकिन फायदा उन्हें नहीं हुआ। अब जयंत चौधरी का क्या हाल होने वाला है, क्या लगता है आपको? देखिए, जिस तरीके से अब यहाँ लगभग कह सकते हैं कि एनडीए में जयंत चौधरी शामिल हो चुके हैं, रालोद शामिल हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से लगातार रालोद को समर्थन मिलता नजर आ रहा है। देखिए, खास तौर पर जब यहाँ किसान आंदोलन हुआ था और 11 दिसंबर को केंद्र सरकार की ओर से ऐलान किया गया था 11 दिसंबर 2021 को कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाते हैं। मुख्य कारण माना गया था कि आगामी जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे, उन 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश भी था और सूबे में उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार को बचाना सबसे बड़ा लक्ष्य बीजेपी उस वक्त लेकर के चल रही थी। इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा लीजिए कि 27 जनवरी 2022 को मतदान जब यूपी में होना था, उससे ठीक पहले दिल्ली में अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के जाट नेताओं की बैठक बुलाई थी। और इस बात से आप सीधे और साफ तौर पर समझ सकते हैं कि मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 विधानसभा सीटों पर किस तरीके से यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री कहें या जो केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, उसका फोकस था, यानी कि मुख्य रूप से यूपी चुनाव को फोकस किया गया था। अब उन्हीं यूपी चुनावों में जयंत चौधरी को फायदा मिला। अब ये देखिए कि वो बहुमत तो यहाँ समाजवादी पार्टी के साथ आकर नहीं पा सके, लेकिन जहां 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव और जहां 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव देखे जाएं तो जयंत लगभग 8 से 9 सीटें जीतते हैं, 8 से 9 उनके विधायक जीत करके आते हैं। अब यहाँ पे आपने बात की अजीत सिंह की देखिए स्थिति अलग थी। आपने बात किया कभी एनडीए के साथ आते हैं, एनडीए से अलग आते हैं। 1989 मुझे ध्यान आता है जब यहां पर मुलायम सिंह यादव पहली बार मुख्यमंत्री, मुझे लगता है पहली बार ही शायद उस वक्त में मुख्यमंत्री बने थे जनता दल से। अब देखिए बात क्या हुई, वहां पर पीवी नरसिम्हा राव, माफ कीजिएगा, पीवी नरसिम्हा राव उस वक्त मेरे ख्याल में क्या कहते हैं जनता दल से प्रधानमंत्री थे और जनता दल ने बहुमत हासिल किया था उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में। और खुद यहां पर प्रधानमंत्री ने आगे आकर, उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आगे आकर यह ऐलान किया था कि यूपी की कमान बतौर मुख्यमंत्री अजीत सिंह संभालते नजर आएंगे। लेकिन उस वक्त ही मुलायम सिंह यादव ने बगावत कर दी थी और मुलायम सिंह यादव ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया था कि मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। फिर मजबूरन जाकर विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। उस विधायक दल की बैठक के बाद यहां पर विधायकों की वोटिंग हुई और विधायकों की वोटिंग के दौरान यह बात निकल के सामने आई थी कि यहां पर अजीत सिंह खेमे के जो उस वक्त जनता दल में विधायक थे, उनमें से 11 विधायकों को मुलायम सिंह यादव ने अपने खेमे में करा लिया था। उन 11 विधायकों में हरेंद्र मलिक का भी नाम था, जो पूर्व में राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में अब समाजवादी पार्टी में है। ही मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से संभावित उम्मीदवार भी है। तो यह एक प्रमुख कारण बना था यहां पर अजीत सिंह का, यहां मुलायम सिंह यादव के साथ गठबंधन तोड़ने का। अब आपने बात की कि यहां पर एनडीए में आते हैं, एनडीए में इसी वजह से आए थे, अब एनडीए से इतर हटते हैं, फिर वापसी एनडीए में जाता है। तो देखिए 2014 के लोकसभा चुनाव आप गौर करेंगे तो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था और ये बात कहीं ना कहीं अजीत सिंह भी जानते थे कि अगर वो मुजफ्फरनगर से उतरेंगे तो उनकी हार लगभग निश्चित थी, क्योंकि उसका मुख्य कारण था 2013 में हुआ मुजफ्फरनगर का दंगा। लेकिन अब देखिए कि वो उसी सीट से नहीं उतरे, लेकिन वो यहाँ पर बागपत सीट से उतरते हैं। बागपत जो वाकई में जाटों का गढ़ कहा जाता है, और वहाँ पर सत्यपाल मलिक पूर्व में राज्यपाल जो हाल में रहे और उसके बाद जिस तरीके से सत्यपाल मलिक के जो तल्ख तेवर अपनी ही पार्टी को लेकर देखने को मिले वो वाकई में चौंका देने वाले थे। तो उन्हीं सत्यपाल मलिक ने 2014 में यहाँ अजीत सिंह को हराया। अब अजीत सिंह जानते थे कि वो सत्यपाल मलिक से भी हारेंगे, बागपत में संजीव बालियान से 2014 में, वो मुजफ्फरनगर से भी हारेंगे, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने पाला नहीं बलता। तो देखिए कहीं ना कहीं राजनीतिक परिस्थिति यहां पर नजर आती है और यही कहीं ना कहीं कारण बनते हैं नेताओं के गठबंधन सहयोगों को बदलने के, किसके साथ जाने किसके साथ नहीं। और वही बात यहां जयंत चौधरी की इस वक्त नजर आती है कि अगर वो यहां पर वाकई में किसानों की बातों को आगे ले जाते नजर अब तक आते हैं तो आगे भी शायद एनडीए के साथ सरकार में इस विश्वास के साथ जा रहे हैं कि शायद अगर मैं सरकार में कुछ भूमिका अदा कर पाऊंगा तो शायद उसके जरिए मैं किसानों की कुछ मांगे यहां पर कुछ हद तक पूरी करवा पाऊंगा। यहाँ पर वाकई ये कहा गया कि अजीत चौधरी जो उनके पिता हैं जयंत चौधरी के, उन्होंने जब दल बदले थे वो किस वजह से बदले थे, लेकिन दल बदलने के बावजूद उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो यही बातें यहाँ भी कही जा रही हैं कि जयंत चौधरी दल बदल रहे हैं, कभी एनडीए में जाते हैं तो कभी यूपीए में आ जाते हैं तो कभी फिर से एनडीए में चले जाते हैं। तो अब क्या लोकसभा का चुनाव यहाँ पर जयंत चौधरी जीतते हुए नजर आएंगे? जयंत चौधरी जिन किसानों को लेकर डंके की चोट पर केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे थे, क्या इस बार वो किसानों के बीच में फंस जाएंगे? क्या कुछ लगता है इस मुद्दे को लेकर? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।